सर हम लोग कौन होते हैं महिलाओं को आरक्षण देने वाले? हु द हेल आर वी? हमारे में हिम्मत है, हम तो आ गए। हमारे लीडर्स में हिम्मत है, हमको ले आए। अब जिनको लाना चाहिए वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। 29 तक आएगी, नहीं आएगी, इलेक्शन हो जाएगा, जीतेंगे, महिलाओं को हरा देंगे, जिताएंगे, ऐसे टिकट्स देंगे जहां से वो हार जाएंगी। ये सब ड्रामा बंद होना चाहिए सर, और स्पेशली इस हाउस में। मुझे याद है राज्यसभा में वो बहुत मजेदार अच्छा घर था, वो बिल आया, सुषमा जी और वृंदा कारत जी उसके ऊपर बहुत लंबे लंबे भाषण दिए उन्होंने। पास हो गया, इतना अच्छा लगा। बीजेपी सीपीआईएम गले मिले, हंसे, बहुत मजा किया। गाली एसपी को दे दी, हमने अपोज नहीं किया। We asked for the same thing, reservation within reservation. मगर it suited everybody. माफ करिएगा, आप लोगों के यहाँ बहुत विद्वान हैं, मगर आप लोग सही वक्त पर चुप रहते हैं। उस वक्त आप लोगों ने भी हमारा साथ नहीं दिया था ना, आप कभी देते हैं, ऐसे तो चलता रहता है। दिस इज पॉलिटिक्स। अभी आप अगर बीच में बोलेंगे तो आई विल टेक ग्रेट ऑब्जेक्शन। I've been sitting quietly. Please do not make a comment. You have brought the bill. We are supporting the bill. Let us say what we want to say. हर चीज में सर इन लोग कमेंट करते रहते हैं, और हम करें तो फिर नाराज हो जाते हैं। आप मानते हैं ना सर? आप मानते हैं? मैं तो बीच में हूं। तब तो दोनों आपको परेशान करेंगे सर। ये सबसे पहले मैं आप लोगों के अंदर, बाहर भी मुझे लोग पूछते हैं, एमपीज पूछते हैं, जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आप लोग इस बिल के अगेंस्ट में हैं। हम इस बिल के अगेंस्ट में नहीं हैं, और मैं आपको कह सकती हूँ हमारे इस हाउस के पार्टी के लीडर प्रोफेसर राम गोपाल यादव यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथी जावेद अली यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब इस बिल को सपोर्ट करते हैं, मगर हमारे कुछ कंडीशंस हैं। हमारे वही कंडीशंस हैं जो बाकी लोगों ने भी बताए। सर एक चीज जो है, this has been bothering me for a while. If you are really serious, if you are really serious about giving tickets to 33% in the upcoming elections, especially to the representation of the minority community, which you have shown great empathy towards these Muslim women by bringing in the triple talaq. बहुत आपने उस वक्त ट्रिपल तलाक के ऊपर बहुत बात की। अभी उनको दीजिए टिकट। And if you are really serious, pass it. You have the strength, make the will. Do not bring anything which you do not mean. सिर्फ प्रचार के लिए मत करिए। आप लोगों की आदत है, प्रचार बहुत करते हैं आप लोग, खर्चा भी प्रचार के ऊपर करते हैं, बात के ऊपर भी प्रचार करते हैं, इसके ऊपर भी प्रचार, उसके ऊपर। तंग आ गए सर इसका वीडियो देख देख के। थैंक यू। I will, sir, I request on behalf of my party, reservation within reservation, and as everybody else has said, I support 20% seats and 15% of seats shall be reserved for women belonging to other backward classes, especially the Muslim minority, and women belonging to minority communities, respectively, out of the total number of seats reserved for women and
to be filled by direct election in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. And then the rest I don't want to read and waste my time. I'd rather give this time to somebody else who has to speak after me. Thank you very much, sir. And thank you very much for giving me the opportunity to sit there on the rocking chair. Ma'am, on a point of information, I started the practice of 50% women being on the panel of vice chairman in the earlier house. And it is in practice, I will take it higher also. Jayant Chaudhary. Yes, leader of there. इससे हायर लेके जाओगे तो आपको मेन रिजर्वेशन के लिए आपके पास आना पड़ेगा सर। मैं तो अपने घर में वैसे भी माइनॉरिटी में हूं। जयंत चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं देश सर, की 4 नारी minutes. शक्ति आज मैं देश की नारी शक्ति के सम्मान में और उनका सहयोग करने, उनके पक्ष में समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमें हमारे देश में महिलाएं अलग अलग रूप में दिखते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, खेत में मजदूरी भी करती हैं, खेती भी करती हैं, उद्यमी भी हैं, व्यापारी भी हैं, रोजगार ले भी रही हैं, रोजगार दे भी रही हैं, छात्र भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, एस्ट्रोनॉट भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। और राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक तक, जिले तक, हर स्तर पे आपको उनकी संख्या बढ़ती दिख रही है। लेकिन ये कटु सत्य है कि विधान पालिकाओं में जो संख्या उनकी होनी चाहिए थी, जो तादाद होनी चाहिए थी, वो आज तक बन नहीं पाई। और इसलिए आरक्षण जैसे अफर्मेटिव एक्शन को लेकर आज हम सब लोग मिलकर पूरा जोर लगाने के लिए तैयार। आज के दिन में चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाओं में वे ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्लभ शौच की व्यवस्था पे भाषण दिया करते थे और प्रकाश डालते थे। आज जातियों में इतने संबंधों में कट्टरता बनती जा रही, वो अंतरजातीय विवाह के पक्षधर बनकर लोगों को जोड़ने की बात करते। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि समाज बदले। उनके जमाने में और आज तक बहुत चीजें हो गई हैं, बहुत चीज बदल चुकी हैं, लेकिन आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। मैंने खुद देखा है महोदय, गांव में अगर सामाजिक और राजनीतिक परंपराओं के कारण लज्जा और शर्म को बहाना बनाकर अगर उन पे बोझ ज्यादा लगाया जाता है, तो शहरों में भी, मध्यम वर्ग में, बहुत बड़े बड़े संभ्रांत परिवारों में भी घर की महिलाएं खाना बना रही हैं, बाहर वालों को, घर वालों को पहले खाना खिलाती हैं, उसके बाद सबसे आखिर में वो खाती हैं, चाहे वो गर्भवती भी हों। और आप समझ सकते हैं कि अगर मां आखिर में अपने पोषण का ध्यान रखेगी, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पे पड़ता है। और इसलिए गुजरात से भी ताज्जुब करने वाले आंकड़े आते हैं, बहुत निराश करने वाले आंकड़े आते हैं जब कुपोषण की हम बात करते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहे, लाख प्रयासों के बाद नहीं रुक पा रहे। ये हैवानियत क्यों है? उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो, मणिपुर हो, महिला जो हमारी खिलाड़ियां थीं, कितना अत्याचार चुपचाप सहेंगे। अच्छा होता कि आज ट्रेजरी बेंचेस से जो आवाज निकल रही है, उस समय भी आपको उनके पक्ष में बात रखनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इन चीजों का समाधान तब होगा जब हम जैसे लोगों की संख्या ऐसे सदनों में कम होगी और महिलाओं को खुद एजेंसी मिलेगी और खुद अपने नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका महिलाओं को एज अ वोटर, एज अ सपोर्टर एंड एज अ लीडर मिलेगा। और इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बिल के लिए संबंध में 2 ही सवाल है मेरे। नंबर 1, आप ही की प्रक्रिया को अगर हम फॉलो करते हैं तो 10 साल तो कहीं नहीं गए। तो जो चीज 2034 तक शायद आनी है, उसके लिए ये जल्दबाजी क्यों? स्पेशल सेशन होगा, पहले बताया नहीं जाएगा क्या बिल है, उसके बाद जल्दबाजी में ये लो बिल और पास करो। क्या मजबूरी है? विंटर सेशन में भी ला सकते थे। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा कि हम ये जो आयोग बना रहे हैं, परिसीमन आयोग, ये जन सुनवाई करेगा।
क्या महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हमें जनसंख्या तलाशनी पड़ेगी, जिले जिले में जन सुनवाई करनी पड़ेगी? क्या आज भी महिलाओं को आगे आके गवाही देनी पड़ेगी कि हमें आरक्षण दो, फिर दोबारा मांग उठानी पड़ेगी, फिर दोबारा विरोध झेलना पड़ेगा? तो इसलिए परिसीमन आयोग की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। और मैं सवाल पूछता हूं कि जो माननीय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो कानून आया था, जो प्रस्ताव आया था, जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में क्या कमियां थी? बाकी आगे पीछे जो प्रस्ताव थे उन्हें भूल जाइए, आप वाजपेयी जी को क्यों भूल गए? तो सीधी बात है, लोग समझ गए हैं कि ये रोड़ा तैयार किया जा रहा है, ये अड़चने तैयार की जा रही हैं। नीति तो ठीक हो सकती है, नियत में कुछ खोट। आपने धूम पिक्चर देखी, उसके बाद धूम 2 आई, मुन्ना भाई आई, फिर आई लगे रहो मुन्ना भाई। कई बार होता है ना पार्ट 1 पार्ट 2, उसी तरह से अच्छे दिन आई, अच्छे दिन आएंगे। लोग समझ गए अच्छे दिन आएंगे पार्ट 2 है और कुछ है नहीं, करें आपका समय और कुछ पूरा नहीं। हुआ। 2022 तक महोदया, 2022 तक देश के हर गरीब को छत मिल जानी थी, किसान की आय दुगनी होनी थी, 100 स्मार्ट शहर बनने थे। फिर कहा चिंता मत करो, अमृतकाल है, रुक जाओ। आज कल और परसों का हिसाब दीजिए, आज महिलाएं इंतजार क्यों करें बताइए? अगले चुनाव में आरक्षण क्यों नहीं दिया ये बताइए? ये सवाल सबके मन में है। और संत कबीर जी का एक दोहा दोहराता हूं कि आज कल काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, भोरे करेगा कब। धन्यवाद। माननीय सदस्य घनश्याम तिवारी जी। माननीय सभापति महोदय, आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि संपूर्ण सदन में एक बात पर तो सहमति है कि सभी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा रौनक बनी रहे, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें बीच में आ जाती है। लेकिन फिर भी हमारे लोकतंत्र का सौभाग्य है कि आज हम सब लोग एक बात को मानकर चलते हैं। एक प्रश्न यह बार बार उठाया गया सभापति कि ये स्पेशल सत्र क्यों बुलाया गया, अरे बिलाज क्यों रखा गया? मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सदन में प्रवेश करने के लिए गणेश चतुर्थी से अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता था, इसलिए सदन बुलाया गया। और चतुर्थी की सृष्टि हिंदू संवत्सर के अनुसार सृष्टि का उत्पन्न होने का दिन है, और चतुर्थी सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, इसलिए उस दिन इस सदन में प्रवेश किया गया कि नई सृष्टि का प्रारंभ हो भारत के लोकतंत्र में, और 2047 तक हम विकसित राष्ट्रीय सदन के माध्यम से बने, इसलिए किया गया। अब दूसरा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि ये बिल इसमें क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया कि पंचमी की तिथि जो है वो ऋषि पंचमी होती है, और ऋषि पंचमी के दिन ऋषियों की पूजा के साथ साथ एक संकल्प होता है, जिस संकल्प का नाम है हेमाद्री संकल्प, मतलब स्वर्ण संकल्प। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्वर्ण संकल्प लिया है कि इतनी बार ये बिल पास नहीं हुआ, रुक गया, लेकिन ऋषि पंचमी के दिन हम संकल्प ले रहे हैं कि अब ये आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे, इसलिए काम किया गया। तो ये चतुर्थी और पंचमी के जो दिन थे वे दोनों महत्वपूर्ण दिन थे, इसलिए सदन का ये बुलाया गया। पहला तो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है ना सर? दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार एक बात कही है कि ये कल से लागू कर दो, ये परसों से लागू कर दो। भैया रोका किसने? रोका आपने। जब इस बार का डिलिमिटेशन हुआ था, उस डिलिमिटेशन कमीशन का जो राजस्थान के 5 लोग थे उनमें मैं भी मेंबर था, और कुलदीप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो उसके चेयरमैन थे। और इसी संसद ने यह प्रस्ताव पास किया था कि 2026 के पहले डिलिमिटेशन नहीं होगा और 2026 में डिलिमिटेशन होगा। इसलिए डिलिमिटेशन 2026 में हो, यह बिल, यह संविधान संशोधन बिल इस सदन के द्वारा पास किया गया है, इसलिए उसमें होगा। और उसमें यह भी प्रावधान था कि 2021 में जनगणना प्रारंभ होगी
और उसके बाद ये काम होगा। अब अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो इस बिल के पास होने के बाद में जल्दी जनगणना करा लेंगे और जल्दी जनगणना कराकर फिर जल्दी ही डिलिमिटेशन कमीशन बन जाएगा और कमीशन बनकर महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। यहाँ दो बात बार बार कही गई है। एक तो एक कहा गया है कि जी पहले बोल देता आप कहते तो। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर बार बार वर्णन किया कि बंधन क्यों आया, बंधन क्यों आया। भाई बंधन क्यों आया, आप सबके लोगों के लिए मैं एक श्लोक सुना रहा हूं, तब ये बंधन सबका उसमें आ जाएगा। जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदी सैक पदविम भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। उन्होंने कहा कि तो जटाधारी है, जिसके गले में सांप पड़े हुए हैं, जो भूतों का देवता है, उसको जगदीश बना दिया। क्यों बनाया? शंकराचार्य जी ने कहा भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे भवानी, तेरे से इनकी शादी हो गई इसलिए जगदीश बन गए, नहीं तो नहीं बनते। अब आप लोग भी घरों पर जाकर पूछ लेना, ये कह देना कि भाई आप एमपी कैसे बन गए, एमएलए कैसे बन गए, तो कहेंगे कि तेरे से शादी होगी इसलिए बन गए, और मना कर दिया तो ठीक नहीं होगा। इसलिए ये जो बिल है, तो इसलिए हमने बंदरा इसलिए की है कि हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं उस सब में बैठने का कारण यही है। और मुझे लेकिन जो तकलीफ हुई वो हुई कि हमारे केशु वेणुगोपाल जी जो है माननीय सदस्य, वो है तो केरल के, उन्होंने अपनी सीट का त्याग कर दिया राहुल जी के लिए। अब त्याग तो करा केरल में और 5 वर्ष के बजाय 6 वर्ष का समय ले लिया राजस्थान से। अब राजस्थान से आ गए लेकिन मणिपुर की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कहावत है कि पैर बलते हुए पैरों में लगी आग दिखाई नहीं दे रही है और पहाड़ पर लगी हुई आग दिखाई दे रही है। राजस्थान में आदिवासी महिला को निवस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में गुजरों की एक लड़की को 4 लोगों ने बलात्कार करके भट्टी में जला दिया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये सारा काम करने वाले लोग ये सोचे कि महिला आरक्षण के बिल पर इन बातों को बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन आज मैं ये बात करना चाहता हूं कि ये जो बिल आया है, ये बिल, ये सदन का विशेष सत्र, ये सब विशेष पर्पज के लिए आए हैं। वो सारे के सारे काम पूरा होंगे। हम ये आंदोलन चला रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, ये हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम आंदोलन चला रहे हैं और आंदोलन चलाकर महिलाओं को जो उनका स्तर देवता, सारे देश में देवताओं का वास हो, इसलिए नारियों की पूजा करके ये नारी वंदन विधेयक लाया गया है। धन्यवाद बहुत बहुत। माननीय सदस्य अमी याचिक। Thank you, madam. I stand here on behalf of my party to support the bill. Madam, I've been hearing the speeches on women reservation bill from none less than ministers and leaders. But I think they have been talking only about the social welfare schemes of the present government, and they have mixed up the issue that this is a matter of right to be given to the women. The social welfare schemes are there to strengthen the social standing in society. The crux of this bill is that women need to have political empowerment. She has to come and sit and give her, she has to participate in decision making. That is not happening. And for that, I think we have to go back and see the journey which Rajiv Gandhi started. And Rajiv Gandhi started why? Because when he went traveling to the rural areas, he saw that here there is absolutely no governance. And that is why the Panchayati Raj institutions were brought. And with that, there was 1/3 reservation for women, because there would be never any easy entry for women in the power corridors. He realized that, and that is why he made a speech in the parliament that women are mothers, grandmothers, daughters, and sisters.
But to bring them into the political arena, we need to give them this right. And that is how that law came. And after 20 years, 2.5 decades of the 73rd and the 74th Amendment, we see that there are 40% of the women sarpanchs out of the total 100%, and that was a reply given by the Minister of Panchayati Raj in the Rajya Sabha. Today, that is the situation. Now, what is the spillover effect? When a woman sarpanch sits, she brings to the table her experience, her sensitivity, her participation, and whatever she has experienced as a woman. And that has a spillover effect in the society. And that is where there is a social progress in society. Madam, along with that, you have to see the journey. After Rajiv Gandhi's vision, Sonia ji carried on that vision, and she insisted that the bill be passed for legislative assemblies and the Lok Sabha. She tried her best. The bill was passed in the Rajya Sabha in 2010. But alongside, under UPA 1 and UPA 2, we also had legal empowerment, right-based laws, which gave power to the women within the domestic sphere. Domestic Violence Act, which was removed from the criminal jurisprudence to a civil environment. She could knock the doors of the family courts. Came the law post-Nirbhaya, which was to see that women in public spaces get legal protection. That also is empowerment. After that, madam, came the sexual harassment at workplace. So in workplace also, all the three spaces, women were given protection by way of right. And this is the constitutional mandate that women and men are equal before law. This is what is the crux of reservation. We don't want to hear policies. We don't want to hear about Ujjwala. We don't want to hear about all this other policies of the government. Talk on reservation. You have brought a bill with conditions, with caveats. That means your intention is not fair. You do not want to give empowerment to women. You do not want women to sit in decision-making procedures. You do not want her to be having a political empowerment alongside you. What is that which you are fearing? And why have you put such programs in it? Delimitation and census. They are in your hands. What were you doing for 9.5 years? What have you been doing for 9 years? You have only done lip service. You want to make tall claims. You want to think that every space is a rally. Every space has only political passions. You do not want to actually translate social justice embedded in the Constitution of India to the women of this country. Women need political empowerment. She wants to sit and take decisions. During the Corona time, we saw that women got all the infrastructure for online empowerment. Again, it was Rajiv Gandhi's vision to take the country in the 21st century while he was in the 20th century. That women and everyone should have these computer systems, and that is why today we are empowered socially. Women have mobile telephony. Women have all kind of online applications. You talk of digital India. You talk of mother of democracy, but you don't want the mothers to sit with you. You don't want to give them the rightful place in political empowerment. So, ma'am, there was legal empowerment in UPA 1, UPA 2. Women got all the rights. Women got all the infrastructure during that time. Right to food, right to education. And that is where women are today. Graduating, going for post-graduations, and we have the scientists. And let me give one example, madam. One of the largest banks had a chairman and MD who was manning the position. The position was women in that seat. So you mean to say that she was born in 2014, she finished her schooling in 2015, she graduated in 2016, and she became the chairperson MD in 2018? The education system infrastructure was put in place post-independence. And I would like to bring to your notice, ma'am, just one minute. Just 1 minute. If you are talking of democracy, democracy needs development, and development can happen only if you give freedom of right, freedom to exercise that right, which is in the constitution, to the women of this country. The women have to be a part of participatory democracy and decision-making processes. And that is where I think this reservation bill has to be implemented right away, without caveats and without any conditions. Thank you, ma'am. मुजीबुल्ला खान, आपके पास 1 मिनट का समय है माननीय सदस्य। कितना है? 1 मिनट।
हाँ। नारी का सशक्त होना ही समृद्धि का मार्ग है और सशक्त महिला ही समाज को सशक्त बना सकती है। मैडम, मैं स्वाधीनता सेनानी लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जो कैसे नारी समाज स्वाधीनता सेनानी में भाग लिए थे। उसमें उड़ीसा से थे रमा देवी, सारला देवी और मालती देवी। रमा देवी के गर्भ में बच्चा पल रहा था और वो तब भाग लिए थे सत्याग्रह आंदोलन में और ब्रिटिश सरकार उनको मार मार के जेल में घुसाया था। उस दिन कुछ दिन के बाद वो जेल में एक पुत्र संतान को जन्म दी थी। उड़ीसा के नारी कितना मजबूत है आप खुद ही सोच सकते हैं। बीजू पटनायक जब पहली बार 1960 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, वो एक ऐसे नारी को लाए जो स्टूडेंट करियर में अपना धाप दिखा चुकी थी, जो आंदोलन से आई थी, लाके उसको राज्यसभा भेजे 1962 में। अगले 10 साल के बाद वो उड़ीसा की मुख्यमंत्री के रूप में वो आई, वो होती है श्रीमती नंदिनी सतपथी। मैडम, बीजू पटनायक जब 33% रिजर्वेशन पंचायत राज सिस्टम में किए तो आप लोगों को जान के हैरानी होगा कि 5 ट्राइबल वुमेन जो महिला पढ़े लिखने नहीं जानते, अंगूठा लगाते हैं, उनको एडवाइजर के रूप में बीजू पटनायक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किए थे और उन लोग बीजू पटनायक जैसे चीफ मिनिस्टर को एडवाइज करते थे और उड़ीसा सरकार चलता था 90 दशक में। बीजू बाबू ट्राइबल लोगों के लिए जितना काम किए हैं, महिला लोगों के लिए जितना काम किए हैं, शायद ही कोई नेता किया होगा। महिला लोगों के लिए सरकारी नौकरी में भी 30% का रिजर्वेशन बीजू बाबू दिए। 5% एक्स्ट्रा उनको बढ़ाया, 35 साल का उम्र था और 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ाया गया उनके नौकरी के लिए। दूसरी बात, जब बीजू बाबू रिजर्वेशन किए तो 28,000 महिला पंचायत में और जिला परिषद में पंचायत समिति में चुन के आए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आने के बाद बीजू बाबू का अधूरा काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और वो 33% जो था 33% उसको 50% में कन्वर्ट करे। 1 मिनट में 50% रिजर्वेशन करे नवीन पटनायक। और 2018 में जब सर्वसम्मति से उड़ीसा असेंबली में पास हुआ महिला आरक्षण बिल का, उसके बाद से आज तक नवीन बाबू ना जाने कितना मेहनत किए हैं, अपना डेलीगेशंस भेजे हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास डेलीगेशन भेजे हैं, सबको रिक्वेस्ट किया गया है, सब पार्टियों को रिक्वेस्ट किया गया है कि महिला बिल को आप लोग समर्थन कीजिए। हाथ जोड़ के हमारे डेलीगेशन वाले हर पार्टी हर मुख्यमंत्री के पास गए थे, जिसका नतीजा आज आ रहा है मैडम। इसीलिए मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, मेरे उड़ीसा के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उनके मेहनत आज रंग लाया है और मां बहनों को रिजर्वेशन मिलेगा, ये उम्मीद मैं करता हूं। उसके साथ साथ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन क्या होगा मुझे तो पता नहीं, आगे चल के उम्मीद करता हूं हो जाएगा, क्योंकि मैं इसका समर्थन करता हूं। माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ किया जाए, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, माइनॉरिटीज बहनों के लिए कुछ किया जाए, उन लोग का भी हक है, उन लोग का भी भागीदारी होना चाहिए। अगर संशोधन करना है तो संशोधन कीजिए, कानून में संशोधन कीजिए, संविधान में संशोधन कीजिए, लेकिन माइनॉरिटी बहनों को कुछ स्कोप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी। माननीय सदस्य श्रीमती वंदना चौहान। Thank you, Madam. On behalf of the Nationalist Congress Party, I stand to support the 128th Constitution Amendment Bill. Ma'am, after consistent failures to pass the bill on reservation for women in Parliament and state legislatures, it is indeed a happy occasion that the bill... आपके पास 2 मिनट का समय है। Ma'am, 3 minutes at least you must give. The light of the day, at least in its passing, though we have serious doubts in its implementation. I come from Maharashtra, where we have been very fortunate to have leadership of Honorable Shri Sharad Pawarji, who has taken concrete decisions for women. And I would like to touch upon a few. Maharashtra became the first state in India to have 33% reservation at all local self-government level in 1991. This was much before the 73rd, 74th Amendment that was passed in 1993. And I am a product of that decision. Maharashtra became the first state to amend the Hindu Succession Act 1956. In 1994, this gave equal right to women, the girls, the daughters in the ancestral property. And this then became a law, a central legislation in 2005. There was an immediate decision taken. As defense minister in the UPA regime, from June 91 to March 93, Pawar Saab took a decision to induct women in the armed forces.
This too was an immediate decision which was implemented. Needless to remind this august House that the pride which filled us all to see Lieutenant Alka Khurana Sharma leading the contingent of the Republic Day in 1994. Ma'am, we in Maharashtra, under the leadership of Pawar Saab and during the UPA times, we have got used to seeing well-studied, well-researched bills which were put out immediately for implementation. And therefore, a bill such as this, which has to wait for census, delimitation, etc., is difficult for us to fathom and digest. Ma'am, I would like to ask the government, didn't you do the demonetization overnight? Didn't you declare a lockdown almost with immediate effect? Didn't you not bring in the bill to abrogate Article 370 without any notice on one fine morning? You are indeed a very capable government. Then why are you taking so much time to pass the reservation bill? Why can't the bill be implemented in 2024? There are no excuses. Why do we have to wait for a census? We have already delayed it. Why do we have to wait for delimitation? We know it's a difficult process because the southern states are going to stand up in arms. They have worked towards reduction of their population and the northern states have not done it. So delimitation is going to be a difficult process. Why do we not want to give reservation in Rajya Sabha and state legislative councils? According to me, ma'am, this bill appears to be intended, just I'm finishing, to appease the women and girls of this country. Let us face it, this government has not been sensitive to women when they needed their protection. We have not forgotten and will not forget treatment meted out to our women wrestling champions. Release Please of conclude convicts in the please. Bilkis Your Banu time is case. over. Ma'am, I've finished. Just 2 lines. Government silence on Hathras, Unnao and Katua, inaction on Manipur, in spite of several doubts about the implementation of this bill, for which time will only stand witness, we support the bill and make an appeal to reconsider the bill to make it implementable in 2024. Thank you, ma'am. Thank you. Honorable Abdul Wahab, Thank you, 2 minutes. madam. How many? 2 minutes, sir. Oh, that's good. Thank you. And first of all, my party, Indian Union Muslim League, support this bill, but not wholeheartedly. We require this one reservation in reservation or quota in quota. But yesterday in the Lok Sabha and all, we tried, but we know what will be happening to our demand, what will be happening to our amendment bill. But one thing I can say, caste is a reality. Even in Kerala, I am telling why, even in Kerala, our Devasam minister, Mr. Radhakrishnan, was telling, I experienced from the temple, being a minister of Devasam, he was not allowed to light a, what he call, in the temple. That is the way it is going on. Even Kerala, then what is the other place and all? And about Ms. Tiwari was talking about Rajasthan. But what is happening in Madhya Pradesh? What happening in Manipur? Okay, one incident happened. Immediately the CM went, Rajasthan CM went there. But so far, our Prime Minister is not looking at it, Manipur and all other places. So what I am trying to tell you, within 2 minutes, what I can tell you is, our party wholeheartedly will not support because of this. We support, we want this one. Because of Rajiv Gandhi, this happened in Panchayati Raj, our ladies, Muslim ladies, they are working in our district in Kerala as district Panchayat presidents and all and all. But you being in the center with power, I request once again, consider Muslims not as a what you call just a minority. We are having this much of percentage here. At least consider. BJP also got after triple talaq, all the Muslim women are with you. After the triple talaq bill, all Muslims are with you. I have seen ladies coming in buses here today. I don't know who brought them, but they are completely inside and outside New Delhi. That is good. It is Nari Shakti. I give all the respect to Amit Shah ji and the Prime Minister. At least if your niyat, intention is correct, then do one thing, do it first
if at all, because our Naddaji was telling it is legally it is not possible. Okay, if it is so, just see that 33% of the BJP candidates are competing in winnable seats. At the end of the day, we will come here again. We will be here, Rajya Sabha. So, including everywhere, anywhere, I want to see BJP MPs with triple talaq ladies Please conclude, coming speech. here, Time is over, and sir. in future, we hope everywhere it will be happening. Thank you very much, and I support the bill. Thank you. Miss Indubala Goswami. Miss Indubala Goswami. हाँ, 3 minutes. कहाँ है यार मेरा स्पीच? माननीय सभापति महोदय, मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर देकर अनुकंपित किया है, आपका आभार। मैं नारी शक्ति पर एक कविता के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हूँ। मुझको तो सारी धरती की जीवन गाथा दिखती है, भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती हैं, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। महोदया, मेरा कविता सुनाने का तात्पर्य था कि देश में नारी को दुर्गा के रूप में देखा जाता है। जिस देश में कन्या का पूजन दुर्गा शक्ति के रूप में किया जाता है, जिस देश में नारी को सृष्टि की जननी माना जाता है, उस देश में आजादी के 75 इयर्स के बाद लोकसभा में मात्र 14 व राज्यसभा में 12% महिला जनप्रतिनिधि हों। देश की विधान सभा में यह संख्या नगण्य के बराबर हो तो आप सब क्या कहेंगे? और यह भी संभव हुआ है तो हमारे देश के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। अगर नारी सृष्टि की जन्मदात्री है, अगर उसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो फिर भला नारी कमजोर कैसे हुई? अगर नारी सृष्टि की जन्मदात्री है तो इस सभागार में बैठे हुए लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहती हूं कि अगर नारी सृष्टि की जन्मदात्री है तो 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपकी माँ की माँ ना होती तो क्या आपकी माँ होती? और अगर आपकी माँ ना होती तो इस सभागार में बैठे हुए चाहे पुरुष है चाहे महिला है, हम और आप होते क्या? मंदिर में बैठा हुआ, मंदिर में बैठे हुए, मंदिर में विराजित घनश्याम और श्री राम होते क्या अगर उनकी मां ना होती? फिर क्या कारण रहे कि आजादी के 70 वर्षों के से अधिक बीत जाने के बाद भी भारतीय नारी को वह सम्मान नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था? वह सबला से अबला कैसे हो गई? प्रश्न आप सबके सम्मुख रखती हूं, इस पर थोड़ा सोचिएगा। लेकिन नारी के अदम्य साहस, क्षमता व बुद्धिमत्ता को पहचान कर उसका समूचे राष्ट्र को एहसास करवाया तो वह देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में करवाया। भारतीय नारी के लिए अमृत काल खंड का 19 सितंबर का शुभ दिन जब हमने नए संसद भवन में प्रवेश किया, नए भारत में भोर की नई किरणें लेकर आया है। अमृत काल के इस कालखंड में एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जहां समानता व सामाजिक न्याय की बुनियाद मजबूत हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए देश की नारी शक्ति को मात्र आरक्षण देना ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य नहीं है, बल्कि नारी शक्ति को ससम्मान नेतृत्व व निर्णय प्रक्रिया में पूर्णता भागीदार बनाना भी देश के प्रधानमंत्री जी का ध्येय है।
यह इस विधेयक के नाम में ही रेखांकित हो जाता है। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने वाले इस विधेयक का नाम पहले महिला आरक्षण विधेयक था, परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मातृशक्ति को केवल आरक्षण ही नहीं बल्कि सम्मान भी देना चाहते थे। इसलिए इस विधेयक का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखना देश के प्रधानमंत्री का देश की नारी शक्ति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। नारी उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई। आप सबने, जो मेरे पहले वक्ता थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके बारे में विस्तार से बताया। मेरे पास चूंकि 3 मिनट का टाइम है, उस तरफ से कहा गया कि 9 सालों में आपने क्या किया अपने कार्यकाल के दौरान, लेकिन आपने तो 60 साल से अधिक इस देश पर शासन किया। आपने महिला बिल को लागू क्यों नहीं किया? आपने महिलाओं को वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित क्यों रखा? ताजा उदाहरण हिमाचल का मैं देती हूँ। हिमाचल में अभी कांग्रेस सत्ता में आई और वायदा किया महिलाओं से कि 1500 रुपया आपको हर महीने दिया जाएगा। आज 9 महीने हो गए, महिलाएं अपना पर्स खोलकर देखती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से, चाहे वो दिल्ली से लेकर प्रदेश तक, पूछती रहती हैं कि 1500 रुपए कब आएंगे, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी 1500 रुपए नहीं आए। कोरोना के कारण जनगणना और परिसीमन विलंबित हुए हैं, तो स्पष्ट है कि प्रक्रिया में विलंब होगा, किंतु ये कुछ क्षण की देर है, इतने वर्षों का अंधेर नहीं। ये अधिनियम उस कर्मशील नेतृत्व की विचारधारा का प्रण है जिसके यहाँ 3 तलाक से बहनों को मुक्ति मिलने का प्रण है, जिसके यहाँ मातृशक्ति को सम्मान, अधिमान और मान मिलता है। महिलाएं मान्यवर परंपराओं के जाल काटने के लिए बहुत लगन, ध्येय और स्वयंशीलता की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा है कि रिवायतें की सफ़े सबसे कट नहीं सकती। कई बरस में कोई एक जाल काटता है। महिला आरक्षण विधेयक पर 27 वर्षों के मौन का जाल, राजनीतिक दलों के गलियारों में इस विधेयक पर पसरे अंधेरे का जाल जिस व्यक्ति ने काटा, उन्हें केवल भारत ही नहीं, समूचा विश्व, भारत की नारी ही नहीं, पूरी सृष्टि की मातृशक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानती है और आने वाले समय में जानेगी। अब इस देश की महिलाएं लोकतंत्र के इस शीर्षतम मंदिर और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को देखेंगी। ये देश के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ है। अब नेतृत्व करने का अवसर है, और ये अवसर देकर इतिहास किसने बनाया? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज ये मार्ग प्रशस्त हुआ है, इसे जल्दी लागू करने की बात की जा रही है। इसमें जातिगण आरक्षण ना होने के कारण इसे अपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन आप इंतजार करिए, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये प्रधानमंत्री जी का मातृशक्ति को वायदा है 33% का, और देश की मातृशक्ति को पूरा विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं उस देश की मातृशक्ति बाप बेटियों के चेहरे पर छाए उल्लास को पढ़ सकती हूँ। मैं उनकी उम्मीदों के तेज को देख सकती हूँ। इस बड़ी पहल और बड़े साहस के लिए पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ और इस विधेयक का स्वागत करती हूँ, समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। Honorable members, a notice of statutory resolution has been received from the government and I have admitted the same. In view of the urgency, I have also permitted the minister concerned to move the same now. Shri Bhagwat Karad to move the following resolution.
in pursuance of Section 8 of Custom Tariff Act 1975, this House hereby approves of notification number 47, stroke 2023 dash customs dated 19th August 2023, dated 19th August 2023, which seeks to amend the second schedule of the Customs Tariff Act in order to levy export duty on export of onions falling under HS code 070310. In pursuance of Section 8 of the Customs Tariff Act 1975, this House hereby approves of notification number 49/2023 customs dated 25th August 2023, GSR 628E dated 25th August 2023, which seeks to amend the second schedule of the Custom Tariff Act in order to levy export duty on export of parboiled rice falling under HS code 10063010 resolution. Sir, on behalf of my senior colleague, Srimati Nirmala Sitaramanji, I rise to move the resolution. Resolution moved. I shall now put the statutory resolution moved by the minister to vote. The question is, those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The resolutions are adopted. That the resolution be passed. Okay. Shri Kartikeya Sharma. Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me this opportunity. While it is the maiden speech, I Yes. understand, of the honorable member, but given the time constraint, I am sure he will use his discretion. Please. I will seek your indulgence, Chairman, sir. Thank you so much. Sir, I rise in the favor of the Nari Shakti Vandan Bill, the 128th Amendment Bill. I want to start my speech with two lines from Nawaz Deobandi, which says, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है. Chairman, sir, I stand before you as the strongest supporter of Women's Reservation Bill, as I believe the time has come and we can't wait any longer. The first Prime Minister, Pandit Nehru, in his letter to the Chief Ministers wrote, and I quote, "The future of India will probably depend ultimately more upon the women than men." These words of the first Prime Minister were prophetic. I am proud to say that I am the part of the Parliament under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has shown grit and determination and a unique foresight to turn it into a reality. Just before me, a couple of minutes ago, a senior member of Parliament was talking about doers and talkers. I would like to highlight that Prime Minister has shown by bringing this bill that he's a doer and not a talker. I come from the state of Haryana, which had for the longest time grappled with the issue of unequal sex ratio. The sex ratio in Haryana was 879 females for 1,000 males in 2001, but has shown steady improvement since 2015, when the Prime Minister Narendra Modi launched the Beti Bachao Beti Padhao Andolan from Haryana. Sir, I would like to inform the House that in 2022, the ratio has improved to 917. It has increased by 85 points. This shows the initiative backed by the state and the firm commitment by the government. Sir, in the first general election, there were 66 women who contested and 19 were elected to the House of People. Even though we have made rapid strides in women representation in Parliament and local bodies down to the lowest level, much remains to be done, and thus I back this bill wholeheartedly. Lasting revolutions are not achieved overnight. They require a civil society awakening. This bill is taking us in that direction, sir. So, writing in the Harijan on the 21st of April 1946, Gandhiji emphasized the need to, and I quote, enroll women as voters
impart or have imparted to them practical education, teach them to think independently, release them from the chains of caste that bind them so as to bring about change in them. If they will do this, they will purify the present unclean atmosphere. Sir, he prophetically said, as long as the women of India do not take part in public life, there can be no salvation for the country. Adoption of our constitution brought a new era of equity and equality for women in India. It guarantees equal political rights, including the right to vote to women. Not only does that constitution guarantee equal political status to women, there is even a scope for positive discrimination in their favor, as it is evident in Article 15(3) of the Constitution. Article 14 provides for equality before law. Article 39A states that the state shall direct its policy towards securing equity to men and women, the right to an adequate means of livelihood. And 39D enjoins the state to direct its policy towards securing equal pay for equal work for both men and women. Sir, Article 42 provides for securing just and humane conditions of work for maternity relief. And Article 51A(e) refers to the fundamental duty of citizens to renounce practices derogatory to the dignity of women. Sir, in the words of B.R. Ambedkar, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. In 1975, the Committee on the Status of Women in India commented on the declining political representation of women in India through majority. Though majority within the CWSI were against reservation in the legislative bodies, all members agreed on reservation for women in local bodies. The National Perspective Plan from 1988 to 2000 also recommended 30% reservation for women in all elected bodies, although the document was not clear whether the reservation was through nomination or election. The BJP government had repeatedly reinstated the bill in Parliament in 1998, 99, 2002, and 2003. The Congress, when it came to power in 2004, prompted the UPA to integrate the bill into the common minimum system and tried to introduce the bill with a little progress. It was opposed by its own partners who were a part of the government. Sir, a very senior member of parliament before me said, that this decision has been taken by brain and not by heart. Sir, these decisions are taken by brain, heart, and soul all put together. You need a will of steel to implement these decisions. And that is what is being done by the current government. Sir, in the last decade of the 20th century, the issue of political empowerment of women gained momentum throughout the world. In the 1990s, the United Nations Economic and Social Council endorsed a target of 30% women in decision-making positions in the world by 1995. This target was far from being met in 1995. Only 10% of the world's parliamentarians were women. Back home, in the Rajya Sabha, we have 31 women MPs, whereas in the Lok Sabha, we have 82 women MPs. Among the state legislature, the average representation of women MLAs is about only 7%. Of the total 8,054 candidates in the 2019 general elections, only 726 were women. An interesting statistic presents itself here, sir. While almost 11% of the women contestants were successfully elected as MPs, only 6% of men could be successful. When it comes to trusting their future, voters trust women candidates more than they trust men. Not only do women make for winning candidates, but as candidates, they spur greater economic growth. An academic paper by the United Nations University World Institute for Development Economics Research in 2015 studied the impact of women politicians on economic performance in the state legislative assemblies. The researchers examined data for 4,265 state assembly constituencies for the 1992 to 2012 period, using night luminosity as a measure of economic performance. The paper estimated women legislators raised luminosity growth in their constituencies by about 15 percentage points per annum more than that of male legislators. They were also found to be far more effective at completing road projects and hence creating infrastructure for growth. Sir, I got to hear some speeches from the honorable members of the Lok Sabha yesterday, where some mentioned why the government took so long to introduce the bill. Why wasn't it introduced earlier? Sir, it is important to understand. In 2014, the challenges
before this government were many. Women had the right to vote, but no toilets, no gas connections, no access to equal opportunities, and very little representation. One of the most celebrated campaigns of the Honorable Prime Minister Modi and this government, the Swachh Bharat mission, was launched with the idea of building toilets. It was done with an effort to restore the dignity and privacy of women. Some people complained toilets have been built, but there was irregular supply of water, no water. I would like to say to them, be patient. Such a mammoth campaign are bound to come with some learnings and challenges. Today, most of them have regular water supply. Sir, I'm a positive person. I'm an optimist, not a pessimist. And I believe in the positivity and the power of change. Soon after people complained, women in rural India were still cooking food with cow dung cakes or wood, leading to health hazards. Today, almost all homes have gas connections. It is important to understand the change has not happened overnight. It requires assistance of society and change in the mindset. Sir, in the words of Victor Hugo, no one can stop an idea whose time has come. Sir, the idea of women's reservation has come, and no one can stop it. As the Honorable Prime Minister said, the country can't wait anymore. So research has shown that when women are empowered, the entire nation is empowered. And women legislators are more. Sir, I will seek your indulgence to just complete my maiden speech, sir. Sir, I thought I would mention some of the top women leaders, scientists, engineers, businesswomen, social workers at the end of my speech. But I was writing their names and I got a feeling that being a successful female leader in the field cannot be their identity. For they have outgrown their genders. In a male-dominated world, they are not successful because they are women. They are successful despite of it. It is our narrow lens that we see them in gendered roles. It is our shortcoming that we see their gender first before we see their capabilities and their talent. It is the men who need to change their view and start treating them as equal colleagues. Sir, I would like to express my heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister, who has been able to reorganize, bring on track this bill which had been derailed for the longest time. And in a time where the whole world is going through difficult times, whether it's climate change, hostile nations, income inequalities, only the healing and caring touch of a mother can save humanity from falling further down. Sir, discuss as much as we may, debate, fight, shout, do whatever. But the bottom line is that such a provision cannot wait any longer. It is our need. Sir, I would like to finish my speech with a few lines from the famous poet Dushyant Kumar. हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए. हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए. धन्यवाद. Sir, माननीय I कार्तिकेय only जी. want to say that let us come together and change the picture of the Indian polity. Let us unanimously support the bill. Otherwise, when history is written, people who are standing on the other side will not be judged kindly. Thank you so much, sir. धन्यवाद माननीय कार्तिकेय शर्मा जी. माननीय श्रीमती कांता करदम जी. हाँ, माइक ऑन धन्यवाद सर. प्लीज. जी जी. माननीय महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बिल है, जो हमारी सरकार, हमारे दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये आज पास होना है. हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 14 के बाद महिलाओं को जो सम्मान दिए हैं, उससे पहले उस तरह से महिलाओं को सम्मान नहीं मिला है. जब से आए हैं, बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाओं में भी उनको स्थान दिया, सम्मान दिया है. हर जगह महिलाओं को सम्मान दिया है. विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो,
सभी जगह सभी पार्टियों से ज्यादा हमारी पार्टियों की भागीदारी है। अभी सामने से कहा गया कि बहुत जगह का नाम लिया गया, मैं बार उसको रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन इतना मैं कहूंगी कि राजस्थान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जो राजस्थान के हालात हैं वो सबको मालूम है, किसी से छिपे हुए नहीं हैं। मेरा भी राजस्थान में जाना हुआ और कई जगह जो गंभीर स्थिति थी, जो महिलाओं के साथ जिस तरह का दुराचार किया गया, जिस तरह से महिलाओं को अपमानित किया गया, वो सब की संज्ञान में है। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, ना कि निर्भर। लेकिन जिस प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, उस प्रदेश में महिलाओं को जो भागीदारी और जो सम्मान मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो उस तरह से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। प्लीज बैठ करके चर्चा में राजस्थान, बैठिए, डोंट स्पीक फ्रॉम चेयर प्लीज। राजस्थान, अभी आप सुनना ही चाहते हैं तो सुने। राजस्थान में जो रेपिस्ट के बचाव में आंदोलन चल रहा है, किसी से छिपा है क्या? ये आंदोलन चल रहा है। एक तरफ तो कहती है प्रियंका, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में लड़ने के लिए क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं बोलती? एक बार भी गई हैं वो, बेटी हूं, लड़ सकती हूं। चेयर से बैठकर नहीं, प्लीज अगर प्लीज। राजस्थान की स्थिति अगर आप जाने तो वहां आप देखेंगे जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उन पे कितने अत्याचार हैं। एक मिनट माननीय से प्लीज, वो किसी से छिपा नहीं है। प्लीज माननीय ऑनरेबल मेंबर्स, जो एक माँ की को गुजार दी गई, सबसे कि आप जो अपेक्षा करते हैं सब एक दो बच्चों का सरेआम करें, उन चीजों का पालन। गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। प्लीज, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। मैडम आप बोले। तीसरे को सिसकता हुआ छोड़ दिया गया, वो भी एक महिला है, वो भी एक माँ है। उस माँ की को गुजारी, राम रमेश जी, उसका भाई, राम रमेश जी, नथिंग इज एक बहन का भाई छीन लिया। वो एससी समाज से थी, आप बोलिए। वो दलित समाज से थी, पिछड़ी जाति की बात करते हैं आप। राजस्थान में देखिए कि पिछड़ी महिलाओं के साथ में आपकी सरकार ने क्या किया है। यहाँ आपने देखा कि गैंग रेप के बाद महिलाओं को जलाकर मार दिया गया, भट्टी में डाल दिया गया, झोंक दिया गया। वो किसी से छिपा नहीं है। माननीय सारे सदस्यों से आग्रह, प्लीज अपने चेयर पर बैठकर बात न करें प्लीज। प्रदेश में हर दिन 17 मामले हर दिन रेप के दर्ज होते हैं। प्रदेश में हर 2 घंटे में नाबालिग बच्चियों का अपहरण होता है, किससे छिपा नहीं है। आप देखिए, तलाशिए, 1,90,000 से अधिक मामले महिलाओं के अत्याचार का दर्ज हैं। अब तक प्रदेश में बच्ची और महिलाओं के रेप के केस 45,000 से अधिक मामले दर्ज हैं। माननीय कांता जी, आपका समय महोदय, जो ये कहते हैं पिछड़ों की और दलितों की बात करते हैं, इन्होंने कौन सा सम्मान दिया अपनी सरकार में? जहां जहां इनकी सरकार है वहीं ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। दलितों पर भी और पिछड़ों पर भी उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। आपने देखा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटियों को बढ़ाओ, ये किसने कहा है? ये प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वो सपना साकार करके दिखा दिया। आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आप रक्षा का क्षेत्र लोगे या कोई भी क्षेत्र लोगे या शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ऐसे नहीं किया है।
आप देखेंगे कि समान माननीय कांता जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। बेटी और बेटे में आज कोई फर्क नहीं प्लीज 1 मिनट। नहीं नहीं प्लीज, आपका समय खत्म हो चुका है। प्लीज प्लीज आप ये देखिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था हर घर की महिलाएं शिक्षित बने। ज्योतिबाई फुले का सपना था कि हर घर की महिलाएं शिक्षित बने। आप अपनी पार्टी के दूसरे वक्ता का समय ले रही हैं। साकार कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब मैं दूसरे स्पीकर उज्ज्वला को बुला रहा हूं। योजना की बात हुई यहाँ। माननीय कांता जी, उज्ज्वला योजना का 400 रुपए सिलेंडर पर कम किया गया है। माननीय रामदास 200 अठावले, रुपए सामान्य सीट पर ये कम माननीय किए रामदास गए। अठावले, आप प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद मुझे माननीय समय देने रामदास के लिए। अठावले। मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। उनका समय बहुत बहुत खत्म हो गया, धन्यवाद। रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। आप बोले, वो अपने समय से 2 मिनट ज्यादा बोली। प्लीज 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 राजीव प्लीज प्लीज। उप सभापति महोदय, प्लीज मैं बहुत बार गया हूँ। कोई डिस्टर्बेंस नहीं। प्लीज सभापति महोदय, मैं बहुत बार जाकर आया हूँ रूस, लेकिन महिला बिल के कारण मैं आज बहुत ही हूँ। प्लीज प्लीज राजीव जी प्लीज आप बोले। तो आज मैं अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति। उप सभापति महोदय, अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति, सभी महिलाओं को मिल जाएगी मुक्ति। महिलाओं की गाड़ी अब नहीं कहीं भी रुकेगी। महिलाओं की गाड़ी अब कहीं भी नहीं रुकेगी। महिलाएं अब किसी के सामने नहीं झुकेगी। सशक्त हो गई है नारी, सशक्त हो गई है नारी, वो पड़ जाएगी हम सभी को भारी। लोकसभा विधानसभा में महिलाएं अच्छी खेलेगी पारी। लोकसभा विधानसभा में महिलाएं अच्छी खेलेगी पारी, और मोदी जी के साथ अब आएगी महिलाएं सारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज को आपस में मत लड़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज को आपस में मत लड़ाओ। महिलाओं को उनके काम में मत अड़ाओ। महिलाओं पर अन्याय करने वालों पर गाड़ी चढ़ाओ। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो मुमकिन नहीं। मोदी है तो विकास है, मोदी नहीं तो विकास नहीं। मोदी है इसलिए नया संसद भवन है। मोदी है इसलिए नया संसद भवन है, मोदी नहीं तो नया संसद भवन नहीं। मोदी है तो G20 की अध्यक्षता है, लेकिन मोदी नहीं तो अध्यक्षता नहीं। मोदी है तो सामाजिक न्याय है। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक प्लीज। मोदी है तो सामाजिक न्याय है, मोदी नहीं तो सामाजिक न्याय नहीं। प्लीज प्लीज टेक योर सीट। डू नॉट प्लीज आप बोलो। हाँ, उप सभापति महोदय, महिला बिल का समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हूँ। महिला बिल का समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं कई साल महिलाओं के लिए लड़ा हूँ। मोदी जी का ये निर्णय आपका समय खत्म हो रहा है। आप मोदी जी का ये निर्णय बहुत ही माननीय बड़ा अठावले है। जी कंक्लूड। समय खत्म हो रहा है। खड़ा हूँ। समय खत्म हो रहा है आपका। प्लीज समय खत्म हो रहा है। प्लीज कंक्लूड। बोलना है ना। मोदी जी लाए हैं नारी शक्ति का वंदन बीक, पूरे भारत की महिलाओं का खुश है दिल। सारे विरोधी अब हो जाएंगे किल, अच्छी सेहत के लिए उन्हें लेनी पड़ेगी पील, क्योंकि देश की जनता घमंडिया गठबंधन को करेगी नील। माननीय अठावले जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा प्लीज। माननीय अठावले जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। विकास की स्पीड और स्किल और विकसित भारत बनने की आशा अब माननीय अठावले जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। प्लीज कंक्लूड। मुझे लगता है कि
बिल है। आपका समय खत्म हो गया, मैं दूसरे को बुला रहा हूँ। बोलने नो दो। नो नो नो, आई विल नॉट अलाउ। जो महिला आरक्षण बिल जो है, महिला आरक्षण विधेयक को लाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका और उनकी योगदान भारत की जनता कभी नहीं भुला सकती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, क्योंकि महिलाओं के विकास के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में पेश किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 1948 में माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा हिंदू कोड बिल विकसित करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और 9 अप्रैल 1948 को एक चयन समिति द्वारा भेजा गया था। 4 साल के विचार विमर्श के बाद यह अनिर्णायक रहा। उनके अपने शब्दों में उन्होंने बोला था, मार डाला और अप्रयुक्त और गुमनाम होकर मर गए। स्वतंत्र भारतीय संसद में किसी विधेयक पर संभवतः यह सबसे लंबी बहस थी। अठावले जी, थैंक यू। मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ। स्पष्ट करने के लिए उत्सुक नहीं थी और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने श्रीमती रमीला बेन विचार भाई 12, प्लीज। श्रीमती रमीला बेन विचार भाई 12, प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, प्लीज। नो, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आपने समय से 2 मिनट अधिक बोला, आप बोले। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष श्री। यस, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, प्लीज। ऐतिहासिक सदन में नारी शक्ति वंदना अधिनियम चर्चाમાં છે। આ ઐતિહાસિક બિલને અનુમોદન આપવા માટે ઊભી થઈ છું અને આ ઐતિહાસિક બિલ માટે પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબને સમગ્ર જગતની મહિલા વતી કોટી કોટી વંદન કરું છું, અભિનંદન આપું છું। માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, આઝાદ ભારતમાં અનેક સરકારો આવીને ગઈ, પણ આ સરકારો નારી સન્માનની વિરોધી હોવાના કારણે સંપૂર્ણ બહુમત હોવા છતાં પણ આ બિલ લાવવામાં નિષ્ફળ રહી અને સાથે સાથે આજે સામે પક્ષથી પૂછવામાં આવે કે મોદીજીએ 9 વર્ષમાં શું કર્યું। માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, આપના માધ્યમથી હું એ કહેવા માંગુ છું કે 2010ની અંદર આ વિધેયક લાવવામાં આવ્યું હતું, સંપૂર્ણ બહુમતી હતી, તો પછી 2014 સુધી શા માટે લટકાવવામાં આવ્યું, શા માટે એને પસાર કરવામાં ના આપ્યું। માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, દેશના વડાપ્રધાન માન્ય મોદીજી મહિલાઓના હંમેશા પ્રેમી રહ્યા છે, મહિલાઓ માટે હંમેશા હકારાત્મક રહ્યા છે અને મહિલાઓમાં જે શક્તિ રહેલી છે એ માન્ય મોદીજીએ પીછાણી છે અને એટલા માટે આજે મોદીજી મહિલાઓ માટે અનેક કામો કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતથી આવું છું। માન્ય વડાપ્રધાન જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ગર્ભમાં રહેલી બાળકી સુરક્ષિત જન્મે અને સાથે સાથે બેટી પઢાઓ, બેટી બચાવો અને દીકરીને ભણાવો, કન્યા કેળવણી રથ લઈને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એ ભમીને દીકરીને ભણાવો અને દેશના વડાપ્રધાન અને એ વખતે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી મહિલાને સશક્ત કરવા માટે, દીકરીને સશક્ત કરવા માટે એક જ વસ્તુ કહેતા, હું તમારી સમક્ષ ભિક્ષા માંગવા આવ્યો છું। માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, ભિક્ષામાં એ રૂપિયા નહીં પણ ભિક્ષામાં કહેતા, મને ભિક્ષા આપો, ભિક્ષામાં તમારી દીકરીને શિક્ષા આપો। આ દેશના વડાપ્રધાન કન્યા માટે, દીકરીઓ માટે એક ભિક્ષા માગીને દીકરી સાક્ષર બને। માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, દેશના વડાપ્રધાન જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે આપણા સાક્ષરતા દર દીકરીઓનો 33% ખૂબ નીચો હતો અને ડ્રોપ આઉટ રેશિયો પણ વધારે હતો, પણ મોદી સાહેબના પ્રયત્નો દીકરી ભણે, મહિલા સાક્ષર બને અને સમાજ આગળ આવે। એ કહેતા, દીકરી ભણશે તો બાપની પેઢી તારશે, 7 પેઢીની તરી જશે અને આ શક્તિ પીછાણીને દીકરીઓ ભણાવવાનું કામ એમને કર્યું। એટલું જ નહીં, હું આદિવાસી વિસ્તારમાંથી આવું છું। માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, આદિવાસી વિસ્તારની અનેક સમસ્યાઓ આજે આપણે જળ શક્તિ મિશન યોજના દેશના વડાપ્રધાનનો એક મોટો એક ભગીરથ સ્વપ્ન છે કે પહાડી વિસ્તારમાં રહેતા, આદિવાસી વિસ્તારમાં રહેતા બહેનોના માથેથી બેડા ઉતરે, પાણી નળથી ભરે, નળથી પાણી પીવે, પોતાનો સમયનો સદુપયોગ પરિવાર માટે કરે અને એટલા માટે આજે આદિવાસી વિસ્તારની બહેનો નળથી પાણી ભરી રહ્યા છે। આજે ઉજ્જવલા યોજનાની વાત કરીએ માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી,
આદિવાસી વિસ્તારની બહેનો, ગરીબ બહેનો, બિછડી બહેનોને માથે લાકડા ચૂલો સળગાવવાનું કેટલું અઘરું હોય. આઝાદ ભારતમાં કેટલી સરકારો આવીને ગઈ, પણ બહેનોની આ પીડા, એમના ફેફસા નબળા પડી રહ્યા છે, એમને ધુમાડો ખાઈ રહ્યા છે. આ ચિંતા કોણે દૂર કરી? દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. શા માટે? કારણ કે બહેનોની લાગણી જાણતા હતા. માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, બહેનની જવાબદારી કેટલી હોય છે? કોઈએ બહેનોની તાકાતનો અંદાજ કર્યો છે ખરો? બહેનની રહેલી શક્તિનો અંદાજ કર્યો છે ખરો? આપણા ઘરમાં લાઇટનું મીટર હોય ને, તો એ મીટરનો કાંટો પડે તો આપણે બિલ ચૂકવીએ જ, પણ બહેન સવારમાં ઉઠે, બધાને સુવડાવીને સુવે, કદી એની પગે મીટર બાંધીને એની મીટરના માધ્યમથી એની કિંમત આંકી જોઈ છે ખરી? તો બહેનમાં એ તાકાત રહેલી જ. અને એટલા માટે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ આપણા જનહિતમાં, રાષ્ટ્રહિતમાં મહિલાઓ પણ ભાગીદાર બને એ માટે આ ખૂબ જ અગત્યનું બિલ લઈને આ સદનમાં આવ્યા છે. અને એટલા માટે આપણે જોયું કે મહિલા કેટલી શક્તિશાળી છે, અને શક્તિશાળી મહિલા ભાગીદારી બને આ વિચારથી આ બિલ લઈને આવ્યા છે. અને એટલા માટે અંતમાં કહીશ માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, સાચા અર્થમાં નારી તું નારાયણી સાર્થક કરતું આ બિલ છે. એટલે વાદ નહીં, વિવાદ નહીં, પણ સર્વસંમતથી આ બિલને વધાવીએ. આ વાત સાથે મારી વાત પૂરી કરું. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. धन्यवाद श्रीमती रमीलाबेन जी। माननीय श्री कपिल सिब्बल जी, 3 मिनट। Thank you, sir. Thank you for allowing me to intervene in this very historic piece of legislation. We all know that the bill is going to be passed. There are no doubt about it. And we all know why it was not introduced in 2014 and why it's being introduced today in 2023. We don't have to discuss that anymore. But I want to place on record my concern for the future of this bill. And I'll tell you why. There have been about 3 delimitations that have taken place in this country: 1952, 1962, 1972, which was completed in 1976. And as you know, that there's a decadal consensus that happened in 1951, 1961, 1971. And from 72 to 76, it took 4 years to do the delimitation. Then came 2002, when a constitutional amendment said that we will now do the next delimitation in 2026. The census of 2001 was done. The census of 2011 was done, and there's never been a delay in the census. But the census of 2021 has not been done till date. The reason given was that during that period of time, 2019-20, there was COVID. So therefore, the census could not be completed. But the COVID happened in 2021, and United States, England, China completed their census even during the course of the COVID. The reason why there's a connection between the two, because when the Finance Commission sits, it allocates resources on the basis of population. And if you don't do your census, then the allocations become skewed, because the population is increased, but you don't have a latest census. The result is the Finance Commission cannot allocate proper resources to regions, to the states in this country. Now, 4 years it took for the 1972 delimitation process. Now, the delimitation has not happened between 2021 and now. So we are going to wait till 2026 for the census to happen. Now, if the census happens in 2026, and the census will reveal the new population figures, and the reason why it was frozen in 2002 was that by 2026, the Health Ministry gave an opinion that by 2026, the entire population will not be growing anymore. So the result was that we will then see in 2026 how allocations are to be made and what delimitation is to be done. Now, as it happens, the population in the north has increased exponentially, and that in the southern states has not. So there's going to be a big problem in dealing with the issue of delimitation after the census is done. I'll just finish that. I'm not going to waste your time because I'm not going to enter into the politics. Please. That's all. So just give me a bit of time. Please. Right. So therefore, the problem will be
that this is now a time when there'll be rotation, when the delimitation process will be freshly done. And if it's not going to be completed by 2029, this is not going to happen. So now I want the Prime Minister and I want the Home Minister to make a statement in this House. We don't know who will come to power, but they must make a statement that if they don't complete the process by 2029, they will resign as Prime Minister and Home Minister of this country. Let them make that assurance to this House. We'll then know whether... That's another matter. That's another matter. But at least they should give that assurance to this House. We will know the genuineness of why they have moved it in 20. So that's one point I've finished with. One other point. And that's the last one. Your and then time I've done. is already over, So sir. give me just 1 minute. I'm not going to waste time. I never waste time. 30 seconds, please. 30 seconds. Sir, I now, have time constant, now, please. I want, Please. I want You sit, all please let members, him speak, please. I want Please all conclude. members of this House Please to place conclude. their hand on their heart when they go out of this House. And can they say that women of this country have been socially empowered, educationally empowered, economically empowered? And if they ask that question, the answer is no. Please ask all members of this House to go out of this House and ask about the scheduled castes and scheduled tribes. Please. Despite the reservation, have they been socially empowered, economically empowered, and educationally empowered? The answer is no. This is just a very small step, a delayed step. We want a leap forward for the empowerment of women politically. Thank you very much. Dr. Sonal Man Singh ji, we have 5 minutes. Dr. Sonal Man Singh ji. Thank you very much, sir, for this opportunity to speak here in this majestic hall of the new building of Parliament. I'm here, sir, as nominated member also for art and culture, and that is because of Prime Minister Modi's respect and love for the heritage of India, both for culture, art. He considers culture as the soul of the nation. Sir, Bharat is known as mother of democracy. The Janapadas, the state republics, were autonomous bodies, beginning with Vaishali. Elected representatives were responsible for smooth functioning of governance according to law and well-debated policies. Sir, Amrapali, known as a great and superb dancer, was called Janapada Kalyani and was also a part of this decision-making body. Today, in the largest democracy of the world, we are on the threshold of recreating those glorious acts, one of which is the Women Representative Reservation Bill, a bill which will become, in the words of late Srimati Sushma Swaraj, a milestone. Such bills change the lifestyle of a particular section of society. She further said the 73rd, 74th, and 81st Constitution Amendment Bill will come in category of such bills which have become milestones. And such bills bring revolutionary change in the life of women, which provide 33% reservation for women in municipal corporations, municipalities, and gram panchayats. Now, as a natural progression from there, after reservation was granted to women in the Panchayati Raj institutions and urban local bodies, we are on the threshold and we are enthused and excited to welcome the Women Reservation Bill, the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, for which we thank Prime Minister Modi wholeheartedly. Reservation for women is reserving seats for women, that which flows from the fundamental rights guaranteed under Article 14 and 15 in brackets 3 of the Constitution of India. Moreover, reservation for women has been granted by various laws of parliament and state legislatures for achieving the ideals of equality and social justice, like reservations in jobs, educational institutions, elections to Panchayati Raj, etc. Reservation, as envisaged in the bill, will ensure considerable political empowerment of women in the true sense. It will pave the way to the achievement of political justice to women, as promised in the preamble and Article 38 of the Constitution of India. It will enable women to have greater participation in the decision and policy-making process. It is the long-awaited affirmative step in that direction. I seek your indulgence to invoke names of Sita and Draupadi, Nayikas, heroines of the great epics Ramayana and Mahabharata, who had decisive role in governance and policy making. Women
as rishis of the Vedic times, such as Lopamudra, Maitreyi, Ghosha, Gargi, women as Satyavadinis such as Savitri and Chabala of the Upanishads, saints and seers such as Lalleshwari, Meera, Mahadevi Akka, Bahanabai, Anandamayi Ma, Mata Amritanandabai, who brought societal changes in the attitudes and mores of male-dominated society and who provide examples of the strength and power of women. The brave deeds of women as queens who ruled over large kingdoms and as army chiefs, as freedom fighters, educationists, social reformers, entrepreneurs, artists and artisans, lawmakers, medical practitioners, and healers, as counselors, mothers, and homemakers, women who are everywhere, coalescing and contributing their best to build a society, a nation of great power, strength, and character. Nothing is too small. Every detail is important. She creates, she nurtures, and disciplines. She is the binding force that keeps disparate elements in family together, families that build a society by which a nation is known. Today, under the inspiring leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, who walks the talk, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो संकल्प से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र को जीवंत रखते हैं, who believes in सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, who believes in बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, and now बेटी बढ़ाओ, who has put faith in women-led development, results of which are for everyone to see. In his speech on Budget 2023, he said, नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, ये हमारी मातृशक्ति के प्रतिबिंब। सर 1 minute प्लीज। नारी शक्ति का ये सामर्थ्य भारत की अनमोल शक्ति है। We are witness to first ever tribal woman president of India, Honorable Srimati Draupadi Murmu. We are witness to entry and participation of women in combat units everywhere. For the awe-inspiring success of Chandrayaan-3 also, sir, credit has been given to almost 100 women scientists. Sir, at the end, I would like to say that I'm so honored and privileged to be here to speak on this. Bharat Kanya, Desha Dhanya, Bhumi Janya, Bharati. गगन को अगन को वचन को है धारती, देश बाला दीप माला दीप बाती भारती। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सोनल मान सिंह जी। माननीय सदस्यगण, 70 से अधिक स्पीकर्स हैं, इसलिए कृपया लिमिट योरसेल्फ विद इन टाइम। माननीय श्री विनय विश्वम जी 3 minutes। माननीय विनय विश्वम जी 3 minutes प्लीज। थैंक यू सर। Sir, for the Communist Party of India, the party of Ida Mukherjee, the lady, the great fighter who fought for the Women's Reservation Bill throughout her life, I support the bill. Sir, while supporting the bill, I request the governments make sure it will be implemented in 2024 elections. Remove all the hurdles in the name of census or delimitation. Make it sure that it would be extended to Rajya Sabha and to all the legislative councils of states. Make sure the rights of the OBCs and the minorities will be taken care of and they get the rightful share in the present and future lawmaking bodies. Having said this, let me state very clearly that the BJP is most insincere in this attempt. The bill they brought only for the electoral gains. Sir, BJP, everyone knows, is the political outfit of the RSS. We all know that there is no space for a single woman in the RSS. Why? Why the Rashtra Sevika Samiti was formed? Why? No, answer me. Why the Rashtra Sevika Samiti was formed? Because you don't believe that a woman can sit with the man in the RSS. That's the reason. So it's ideological. Because BJP and RSS
believe that Nastri Swatantra Varhati, because you follow Manusmriti. The followers of Manusmriti cannot be sincere to a human empowerment bill. We are sure of that. But you are concerned only about the electoral victories, and for that purpose you got it. Sir, we all know one more thing. Why the woman president of India, Draupadi Murmuji, was not seen when this house was inaugurated? Why she was not seen? She's a woman, she's an Adivasi, but she had no place for that great function. That is BJP, that's RSS. Sir, you please tell us why, in your rule, the women of Manipur was paraded nakedly there on the streets. Why? Your time is over, sir. Sir, Please. Sir, please. Your time is over. Please conclude. Sir, 1 minute more, sir. 1 minute. No, 1 minute. 1 30 minute. seconds. 30 One- seconds. okay, Conclude. Okay. Conclude. Okay. Sir, when you insist me to conclude, I may tell you, you came with the bill, but with so many hurdles. Scientists, the limitation. I remember that story, sir. A fox invited a crane for a dinner and gave a soup on a broad plate. From that plate, the crane could not You have taken already 1 bring minute. a single drop of soup. Thank you. That happens in the future also. Because this is not for the women movement, only for the BJP's Thank you, purpose. Vinay ji. And the country knows it, and we will defeat you when the election comes. Thank you, sir. Srimati Geeta alias Chandra Prabha. Srimati Geeta Urf Chandra Prabha. Please, 5 minutes. 5 minutes. धन्यवाद महोदय 5 मिनट. कि ऐतिहासिक पल में मुझे साक्षी बनाने के लिए आपने बोलने का अवसर प्रदान किया. मैं सुबह से सुन रही थी उधर से कि बंधन शब्द का जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो मैं जानना चाहती हूं कि महिला सशक्तिकरण के लिए अगर जो बंधन शब्द आया तो उसमें आपत्ति किस बात की है? महिला वो शब्द है कहने के लिए 3 अक्षर से बना है, माँ, हा और ला, और तीनों अक्षरों में अलग अलग अपने को परिभाषित करता है. माँ का ममता मतलब है ममता, और हा का ममता मतलब है हिम्मत, और ला का ममता मतलब है लज्जा. इन तीनों को महिलाएं सजो के जब घर से बाहर निकलती हैं, राष्ट्र हित में काम करने के लिए निकलती हैं, तो किस बात की आपत्ति? इसीलिए इसी को सोचकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन शब्द स्वयं में ही माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली हमारी सरकार में देश की माताओं बहनों के लिए के प्रति आदर्श दर्शाता है. पिछले 9 वर्षों में लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है. आंकड़ों के अनुसार अगर जो हम देखते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में बराबर मतदान किया है. इन्हीं को देखते हुए आपने देखा होगा कि जब 2019 के चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी में आपने जब टिकट के जो उम्मीदवार थे उसमें 8,049 उम्मीदवार थे, जिसमें महिला केवल 9% की भागीदारी थी. वर्तमान में देश के संसद में भी मात्र 15% सांसद महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, जो कि अब महिलाओं के द्वारा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व पहली बार इतना संसद में देखने को मिला. मैं पूछना चाहती हूँ कि यह स्थिति कैसे बनी है, यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई है, कि क्या कारण हुआ है कि आज प्रधानमंत्री जी को यह महिला विधेयक लाना पड़ा है. लगातार स्वतंत्रता के पश्चात लंबे समय से देश में आप उधर बैठे कांग्रेस की सरकार रही है. मैं जानना चाहती हूँ कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लगातार इस 1998 में ये विधेयक जब लाए थे तो कांग्रेस लगातार विरोध करती रही. राज्यसभा में किसी तरीके से पारित भी हो गया, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं होने देने का काम किया.
मैं महोदय जानना चाहती हूं कि 2004 में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी विधेयक की मांग करती रही, पर लगातार इन्होंने विरोध करते हुए विधेयक को पारित नहीं होने दिया, परंतु कांग्रेस के द्वारा विधेयक लोकसभा में पारित किया गया, पारित नहीं होने दिया। आज कांग्रेस बात करती है महिलाओं के ओबीसी के अधिकारों की, तो मुझे हंसी आती है। मैं सुबह से सुन रही थी कि ओबीसी की, मैं एक साख कुशवा मर्द समाज से आती, जो अति पिछड़ा समाज है। अभी तक देश आजाद के बाद पहली बार कोई महिला राज्यसभा में आई है, तो वो गीता साख करके एक किसान की बेटी, एक छोटे से किसान की बेटी यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए आई है। मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। मैं जानना चाहती हूँ कि ओबीसी की बात करते फिर वही बात आती है ओबीसी की। मैं जानना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि आज तक कांग्रेस ने कितने प्रधानमंत्री ओबीसी के बनाए हैं? आप बताइए, जब बने तो आप लोग खुद जानते हैं कौन बना है। इसलिए जब मैं जानती हूँ कि जब, अरे सुनो तो भैया, जब सुनो तो सत्य तो यही है, आप सुनिए तो सत्य तो यही है कि जब कहीं से छिपी नहीं है कि आदरणीय देवगौड़ा जी और चौधरी चरण सिंह जी जैसे ओबीसी समाज से आने वाले बड़े नेता जब देश के प्रधानमंत्री बने तो सामने वालों ने उनकी सरकार को चलने नहीं दिया, ये आप सभी जानते हैं। महोदय कांग्रेस की, महोदय 2000 कांग्रेस के लोग कहते हैं कि क्यों नहीं 2024 में ये बिल ये लागू किया जाता है, ये नियम लागू किया जाता है। इनकी पार्टी में अनेकों वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, सभी अधिवक्ता जानते हैं कि उन्हें स्वयं अच्छे से पता है कि किसी भी विधेयक को कानूनी रूप देने तथा उसको लागू करने के लिए नियमों की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, परंतु सब पता होने के बाद भी देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार से बातें की जाती हैं। बस 1 मिनट में चाहती हूँ, ज्यादा नहीं चाहती हूँ। ओबीसी की बात करती, देश आजाद हुए एक लंबा समय हुआ और इनको नहीं चिंता ओबीसी की आई, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा आयोग का नहीं दिया। लेकिन मैं बधाई देती हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सरकार आने के बाद ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का काम किया। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगी, मुझे पता है। अंत में मैं एक बात कुछ पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करूंगा। उससे पहले माननीय सांसद बैठे, वो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आरोप लगा रहे थे। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो आप पर आरोप लगा रहे। 2017 के जब जो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले उन्होंने प्रदेश में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बना के संदेश दिया है कि वो बेटियों के लिए कितने संवेदनशील है। आप अपनी बात पूरी करें। बता दो क्यों नहीं करेंगे, अभी आरोप लगा रहे वही मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की बेटियों के लिए अपनी बात पूरी करें। महिला बटालियन शुरू किया जिससे कि राष्ट्र में अपना योगदान दे सके। मैं अपनी पंक्तियों के बाद बस अपनी पंक्तियों से 27 वर्षों का सपना आपके द्वारा पूरा किया जा रहा है। मानी 27 वर्षों का सपना आपके द्वारा पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, देश की नारी शक्ति की ओर से आपका कोट कोट आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमान संतोष कुमार पी। मैडम, आपके पास 3 मिनट हैं। I rise to support this important piece of legislation. CPI always stood for the empowerment of women. Leaders like Geeta Mukherjee were instrumental in bringing this women reservation. And now the important question is whether the government is serious in implementing this bill. Why the government is linking both census and delimitation with this bill? Okay. The government should answer clearly. The union minister who forwarded this bill was explaining many things, but he did not explain why we need this connection between
this bill and census plus delimitation. Now they say no time at all. What is the problem in implementing these decisions in the coming election? We have 542 or 40 Lok Sabha seats. So 181 can be given. What is the problem in giving that? You please answer to this question in a very simple manner. This is what the country wants to know. Many other issues are there. I don't want to go into the details. But what prevents you from bringing this legislation to make it practical in the coming election? To that question, you have to answer. Others, you speak always on Modi, it's a different issue. Now, one important point is that, Madam, I would like to bring you notice. There is a case pending in the Supreme Court of India, initiated by one of the prominent women organizations in this country called NFIW, National Federation of Indian Women. That case is pending, in which all political parties made a party to it. The government of India and almost all states are also part of that case. Now, the Supreme Court last time asked, what are the steps taken by the union government? And the councils representing the union government was absolutely defenseless. Now, this is a face-saving mission, in fact. But even then, India, a country which stands 140th rank in the world human political report, women's role in politics, a report was recently came out, and India stands at 140th position. So we all wholeheartedly support, but we sincerely doubt this intention of the government. They want to make it a jumla, it's a political jumla only, and later on they will say, oh, we have given many offers. So who is going to make it practical? So while supporting this bill, important piece of legislation, we sincerely doubt the intention of this government, and they want to make it another piece of jumla only. And with these words, I support the bill, but I do share these apprehensions on this bill. माननीय सदस्य श्रीमती पीटी उषा। Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity to speak. Nari Shakti Vandan Adhiniyam. First of all, my Vandan to all the female of this country and the Honorable PM Sir who put this bill on the table. I request all my fellow colleagues to support this bill with utmost capacity. Thank you so much, sir, for taking us finally on this platform. This is called the real Amrita Kal for women. Swabhiman, which is given by Honorable PM Sir. From the President of Bharat to the women who are living in the remote villages in mud houses, that's called the Antyodaya. All the schemes like Ujjala Yojana, Pradhana Mantri Awas Yojana, Beti Bachao Beti Padhao Yojana, Sukanya Samriddhi Yojana, Triple Talak, and so many like others. This is not only strengthening women, but also a matter of the dignity of the women. Now I want to draw your attention. Yesterday PM Sir told that this Pavitra Karma done by me. Yes, you are right, sir. You are doing Sapavitra Karma. I must say in the conclusion that today we must thank and offer our pranam to one incredible woman, Sorgiya Srimati Hiraben Modi ji, the mother who gave Bharat an illustrious son who would bring justice to the entire women population of Bharat, who would usher an Amritakal of equality and remove all barriers that prevented women from achieving their fullest constitutional, political potential, and guide the nation to the glory to deserve and serve Bharat Mata with commitment. As we reach 2047, may we see Ma Bharati's daughters leading this nation and leading from front, and Rani Lakshmi Bai, Rani Ahalya Bai Halkar, Kittu Rani Channamma, Kyun Velu Nachiyar,
and every other woman of modern time, like our respected Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, with whom I am learning on everyday basis. I want to thank to all the women who's building this nation, who's raising their children, whose works in this field, whom are Atmanirbhar and whom are Karma Yoginis, under whom's able hands Bharat will be more stronger and mightier. I will end my words because it's not my speech, it's feelings of gratitude. It is called Sashakta Bharat Ki Sashakta Bharat Madai. With this word, I support this bill. माननीय सदस्य श्रीमती सीमा द्विवेदी। शक्ति बंधन अधिनियम 1028वां संशोधन बिल आज जो राज्यसभा में आया है उसके समर्थन में खड़ी हूं और मैं विश्वास भी करती हूं कि आज यह पूरा सदन सर्वसम्मत से इसको पास करके इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज करेगा, ये मैं चाहती हूँ। महोदय, मैं इन बातों से इस बात को कहना चाहती हूँ, मोदी जी के नेतृत्व ने जिंदगी संवारी है, दुनिया मुट्ठी में करने को अब बेटियों की बारी है। महोदया, हमने पढ़ा था कई हजार साल पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु जी ने कहा था कि अगर मुझे कोई 100 शिक्षित माँ दे दे तो मैं उसको एक शिक्षित राष्ट्र प्रदान कर सकता हूं, ऐसा अरस्तु जी ने कहा था। महोदया, आज 70 करोड़ महिलाएं को आज आजादी मिली है। कहने की बात है कि 1947 में हमको आजादी मिली, हमारे संविधान में तमाम संशोधन हुए, हमको मूल अधिकार मिले, हमको मौलिक अधिकार मिले, वहीं पर हमको समानता का भी अधिकार मिला। लेकिन उपसभापति महोदया, मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि समानता का अधिकार आज यहाँ पर 70 करोड़ बहनों को जो देने का काम किया है, ऐसे आदरणीय सच्चे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस काम को किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं महिला सब कुछ करने में सक्षम है, बशर्ते समाज एवं सरकार उनको आगे बढ़ाने में सहयोग दें। महिलाओं को जीवन के हर पड़ाव पर मदद करके भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प लेने का काम किया है। अभी हमारे एक कांग्रेस की हमारी बहन रजनी जी कह रही थी कि आप लोगों ने बिल को क्यों नहीं आपने पहले ये बिल क्यों नहीं लाया जब आपकी सरकार थी 2014 के बाद। तो हमारे आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी बार बार पत्र लिखते रहे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं, आप याद करिए जब 10 वर्षों तक नेशनल एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी रही तो उन्होंने इस बिल को सदन में क्यों नहीं लाया। और मुझे अच्छी तरह याद है लोकसभा में कई बार बिल आया, कई प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को रखा। और मैं ये कहना चाहती हूं बहुत कम कार्यकाल में, अल्प कार्यकाल में हमारे देश के सबसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बिल को लाने का काम किया था। और मुझे अच्छी तरह याद है, पूरी दुनिया देखी थी जब उनके सहयोगी दल के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उस प्रस्ताव को छीन करके फाड़ने का भी काम इन लोगों ने किया था। हमें याद है वर्ष 2010 में इसी राज्यसभा से सर्वसम्मति से विधेयक पास हुआ था और हमारी पार्टी के लोगों ने उसको समर्थन दिया था। मैं पूछना चाहती हूं तब आप लोगों ने लोकसभा में उसको पेश क्यों नहीं किया, क्यों आपने उसको छुपा करके रखा? आपने उसको छुपाने का काम किया है। महोदय, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए समय समय पर बहुत उपयोगी काम किए हैं, बहुत उत्साहवर्धक काम किए हैं। मैं उनकी कुछ योजनाओं का यहाँ उदाहरण करना चाहती हूँ। फिर सिलाई मशीन योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे बहुत से उदाहरण है जिसके आलोक में हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी काम किए हैं। महोदय, समग्र विकास का प्रयास सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली नारी शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए
प्रतिवर्ष 8 मार्च को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में भी हम बीते वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ते देख सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहती हूँ, 2021 में 119 में से 29 पुरस्कार महिलाओं को दिया गया। 2022 में 128 में से 34 पुरस्कार महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो कि आजादी के बाद सबसे बड़ी संख्या में यह काम किया गया। बजट में भी 1.5 से अधिक की बढ़ोतरी की गई। महिला आज खेत से खेल तक, शिक्षा से रक्षा तक हमारी बहनें काम कर रही हैं। महोदय, मैं अभी अपनी बात को 5 मिनट का और समय दीजिए। आधी आबादी में हमारा हिस्सा है। अंतरिक्षयान की यात्री के रूप में पहली महिला कल्पना चावला, पहली महिला IPS किरण बेदी, पहली महिला शिक्षक फातिमा शेख, उड़न परी हमारी सामने बैठती आदरणीय PT उषा जी, और कलम क्रांति के क्षेत्र में पहला स्थान अमृता प्रीतम जी को आता है, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ पद्म पुरस्कार से भी भूषित किया गया। महोदय, मैं राजनीति की बात आती है तो सुषमा स्वराज जी को विस्मृत नहीं किया जा सकता। सुषमा स्वराज जी के साथ साथ हम सुचेता कृपलानी जी को याद करते हैं, हम सरोजिनी नायडू जी को याद करते हैं, हम बहुत सारी अपनी ऐसी बहनों को याद करते हैं जिनका योगदान रहा। हम लता मंगेशकर को नहीं भूल सकते, हम आशा भोसले को नहीं भूल सकते, हमारी महिलाओं ने क्या से क्या नहीं किया, सुभद्रा कुमारी चौहान को नहीं भूल सकते, महादेवी वर्मा को नहीं भूल सकते। महोदया, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। पिछले 27 वर्ष में महिला विधेयक लाने का अनेक बार प्रयास किया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया। महोदया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में जो प्राविधान किया, वो प्राविधान किया ही किया है। बालिका विद्यालय को मंजूरी और हमारी महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ाने का जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसको हम विस्मृत नहीं कर सकते। और अभी हमारे माननीय पाठक जी जो पंजाब से चल करके आते हैं, आपने कहा महोदया बस 5 मिनट बोलने, आज न बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आज तो हमारा दिन है, आज तो हमको सीमा में न बांधिए, आज सीमा को तोड़ दीजिए, आज हमको बोलने दीजिए आप। महोदया, मैं कहना चाहती हूँ भी हमारे पंजाब के पाठक जी कह रहे थे कि महिला सुरक्षा को लेकर के दिल्ली में CC कैमरे लगाए गए हैं। महोदया, मैं कहना चाहती हूँ, महिला सुरक्षा CC कैमरों से नहीं हो सकता। महिला सुरक्षा हो सकता है अच्छी नीतियों के कारण, महिला सुरक्षा हो सकती है अच्छे परिणाम के कारण, महिला की सुरक्षा हो सकती है अच्छे संस्कार के कारण। मैं पूछना चाहती हूँ, बेटा रात को 2 बजे घर पे लौट के आए, कोई न पूछे कि बेटा तुम कहाँ थे? और अगर हमारी बेटी 1 घंटे में, आखिरी बात, और बेटी अगर 10 मिनट लेट में आती है तो हम पूछते थे बेटी आप कहाँ थे? तो मैं कहना चाहती हूँ, 7 मिनट हो गए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, 2 बात कहकर के अपनी बात को विराम करती हूँ। श्री राम जी, महोदया बस 1 मिनट, एक लाइन, महोदया 1 लाइन, माननीय तिवारी जी 1 लाइन, 1 मिनट, मैं आपके सम्मान में कहना चाहती हूँ। मैं 1 लाइन, तिवारी जी बैठ जाइए, आपके सम्मान में बोल रही हूँ। माननीय तिवारी जी, आपका सम्मान सुनिए। आज मैं अपने भाइयों के सम्मान में एक बात कहना चाहती हूँ, आज मैं अपने भाइयों के सम्मान में एक बात कहना चाहती हूँ। जल्दी करिए कि माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, लेकिन जीतती हर बार नारी है। जैसे सांवरिया के 56 भोग में एक तुलसी दल ही भारी है। सीमा जी, समाप्त करिए। श्री राम जी, धन्यवाद उपसभापति महोदय। आपने मुझे 128वां संविधान संशोधन बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने मुझे इस बिल पर बोलने और देश की ऐतिहासिक पार्लियामेंट और नई पार्लियामेंट में समाज सेवा और देश सेवा करने का गौरव प्रदान किया। उपसभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। महोदया दीजिए, फिर सुनते हैं। महोदया 20 जुलाई, मैं बाबा साहब की कुछ बातों को दोहराना चाहता हूं। 20 जुलाई 1942 को नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अखिल भारतीय शोषित वर्ग महिला सम्मेलन के आयोजन में कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। यानी जिस समाज की महिलाएं प्रगति नहीं करती, वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं की प्रगतिशील बनाने के लिए उनकी शिक्षा में भागीदारी,
सामाजिक और आर्थिक स्तर में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को तमाम तरह के हक, अधिकार और पिता पति की संपत्ति में बराबरी का हक दिया, ताकि उनका सामाजिक स्तर बढ़ सके। शिक्षा और नौकरियों का अधिकार भी संविधान में देने का काम किया। संविधान के प्रेम्बल में जस्टिस और इक्वलिटी की बात बाबा साहब ने कही। 25 नवंबर 1949 में कहा, मैंने राजनीति में आज बराबरी का हक दिया, वन वोट वन मैन वन वैल्यू का सिद्धांत कायम किया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानता के आने वाली सरकारों को जल्द से जल्द दूर करना पड़ेगा। महोदया, इतिहास गवाह है, महिलाओं ने तमाम जुल्म और जातियों को सहा है, जिसमें दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और यहाँ तक कि शिक्षा पर लगा सामाजिक प्रतिबंध, जिसे भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले ने 1 जनवरी 1848 में लड़कियों के लिए पुणे में स्कूल खोलकर इस प्रतिबंध को खत्म किया। महोदया, इन तमाम सामाजिक कृतियों के बावजूद भी महिलाओं ने देश की आजादी की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, सरोजिनी नायडू हो, बेगम हजरत महल, झलकारी बाई कोरी, उदा देवी पासी, बिजली पासी, चाहे मुजफ्फरनगर की महावीर देवी वाल्मीकि, यहाँ तक कि दुर्गा देवी, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से जाना गया, चाहे सिक्किम से हेलेन लिप्चा हो उर्फ सावित्री देवी हो, नागालैंड से चाहे रानी जायदिन लियू हो, चाहे वो गोरखा से पुतलीमाई देवी जी हो, इन सभी महिलाओं ने तमाम महिलाओं ने अपने प्राण देश की आजादी के जंग में न्यौछावर भी करने का काम किया है। यही नहीं महोदया, जब मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के तमाम महिला कॉलेज खोले। मैं खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ। माता सावित्री बाई फुले शिक्षा योजना भी शुरू करी, जिसमें 25,000 रुपए और साइकिल देने का काम किया। महोदया, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से अपील करता हूं कि अगर महिला सशक्तिकरण देना है तो SC ST OBC की महिलाओं को भी इसमें अलग से रिजर्वेशन देने का प्रावधान करें, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज भी इन महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है। अगर सही माने में मैं फिर से आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से अपील करता हूं, SC ST OBC की महिलाओं को 33% आरक्षण में रिजर्वेशन सुनिश्चित करने का काम करें। इसको संज्ञान में ले, गंभीरता से ले। धन्यवाद। श्रीमती SK फांगन कोन्याक। Honorable Deputy Chairman, ma'am, I stand here today in support of this bill because it is a defining moment in the history of our country for women. I'm here today because my party chose to give me the ticket. महिलाओं का सम्मान करिए। आज महिलाओं का दिन है, महिलाओं का दिन है, महिलाओं का सम्मान करिए, महिलाओं को सुनिए। आज I'm here today as an MP because my party chose to give me the ticket in spite of many male capable ticket seekers. And BJP as a party is a party which practices 33% reservation in the party setup. The enabling environment created by our Honorable Prime Minister has led to women empowerment transitioning to women-led development. Now, Prime Minister's various initiatives like Beti Bachao, Beti Padhao, Ujjwala scheme, Mudra scheme, Ayushman Bharat, Sukanya Samriddhi, all this has led to now the sex ratio of women increasing to 120 females for every 1,000 males. And this increase in sex ratio can all be contributed to the various initiatives of our Honorable Prime Minister. We have a Prime Minister who speaks about menstrual hygiene from the ramparts of the Red Fort, and we have a Prime Minister who thinks for women. Today, there were many questions of if, what, how, why, when. But then, if we have political will, then we will find a way and this bill will be passed. I thank Honorable Prime Minister also and all stakeholders for keeping intact the provisions of the law to safeguard the interests of scheduled tribes and scheduled castes, especially for Northeast. And also take this opportunity to thank Honorable Prime Minister for being the champion of women empowerment initiatives. And now with the passage of this bill,
a dawn of women-led development will begin. I support this bill. Thank you. श्री अजित कुमार भूया 3 मिनट आपका समय. Thank you, Madam. I stand to support the bill since 50% population will be benefited in participation of formulation of program and policy. Since the reservation for women at the local body level had been for decades, there is no doubt that women leadership emerged, but majority of them are from family of influence. In the present bill, there is no safety net for negating such trend. Since the bill will be implementable by 2029, the first 15 years, that is 3 tenures of Lok Sabha and Vidhan Sabha, women and with political influential family will get chance to be elected. Is this way women be empowered? Madam, I do not want to take any individual name, but there are few constituencies where family of influential political clout always got elected, and even if such constituencies get reserved for women, no outsider will get chance to be elected. Madam, however, if the several women stalwart have represented the parliamentary democracy in the past, and many of them were not from political influence family. Hence, I will like to remember Bhagavati Devi, who got elected from Gaya in Bihar in the year 1996. This could happen due to the very honest intent of Lalu Prasad ji, then Chief Minister of Bihar. And I salute Lalu Prasad for giving opportunity to such women. Sir, Madam, when democracy in our country is getting matured, representative political participants should be from all sections of the society. But my strong apprehension is that the present women reservation bill may not fulfill the desired expectation of wider political participation of women. Madam, the time frame of the bill has been designed in such a way that Bhagavati Devi like women get chance only around 2050 to represent the parliamentary democracy. I am from Northeast, only opposition voice. Madam, give me 1 minute. You have given everybody 2-3 minutes. The Prime Minister and many senior cabinet ministers intervened in the discussion of the bill and claimed that the leadership of the previous government was not bold enough to get bill passed, but the government led by Modi made it possible. Will any member of the August House deny that the demand of 33% reservation in Parliament and Assembly originated only after constitutional amendment of women reservation at local level? Or 2 points only, Madam. Thereafter, since 1996 onwards, all successive governments at the center piloted the bill and tried to evolve consensus. Perhaps this is the first government who do not believe in consensus behavior and diluted the bill, and women has to wait for years. The best consensus course of immediate implementation should have been made possible to immediate election, as the ECI Election Commission is capable of identifying the constituency. Finally, let me quote a very interesting couplet, famous couplet. इतना गुमन में मत रहो कि सब कुछ तुमने किया, इतना गुमन में मत रहो कि सब तुमने ही किया, अरे कुछ तो शर्म करो कि कुछ तो तुम्हारा पूर्वज ने भी किया होगा जो आज तुम यहाँ हो. थैंक यू. श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि. माननीय सभापति महोदया, आज भारत के ऐतिहासिक
निर्णय में मुझे भाग्यशाली अवसर प्रदान हुआ है। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर 128वें बिल के समर्थन में मैं आपके सामने खड़ी हूं। माननीय महोदया, बीते 9 वर्षों में देश महिलाओं के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लीड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की महत्वपूर्ण G20 में अध्यक्षता रही बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ था। इस वर्ष का बजट भी वुमेन लीड डेवलपमेंट के प्रयासों को नई गति प्रदान करेगा। इसमें आप सभी की बड़ी भूमिका है। माननीय महोदया, हमारे यहाँ वर्षों से राजनीति के लिए महिलाओं का नाम बहुत बार लिया गया। महिलाओं के लिए ये किया वो किया, ये दावे बहुत हुए और अनेक बार हुए, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी 9 वर्षों में मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने हमारी बहन बेटियों माताओं के जीवन में हर समस्या से जुड़ी हुई समस्या का निदान करने का पूरा अवसर दिया। राजनीतिक परिदृश्य में यदि देखा जाए तो मैं स्वयं इस बात का आपके सामने उदाहरण हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भारत के श्रेष्ठ सदन में स्थान देकर अपने कार्यों को चरितार्थ किया, वरना अभी तक तो यह वर्ग सिर्फ वोट बैंक में रहा। महिलाओं की दीन दशा सुधारने का कार्य माननीय मोदी जी ने एनडीए सरकार ने किया। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए माननीय मोदी जी ने मातृ वंदना योजना चलाई, जो 3 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सीधे भेजने का कार्य हुआ। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए भी वृद्ध अभियान चलाए गए। बेटी को कोख में न मारें, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन हुए। मोदी जी ने जनता से आह्वान किया कि आप मुझे बेटी भीख में दे दो, मैं बेटी को संवारूंगा और आगे उसे राष्ट्र की संपत्ति में शामिल करूंगा। बेटी बड़ी होकर स्कूल जाए तो शौचालय न होने की वजह से स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी शिक्षा जारी रखे, इसके लिए सुकन्या योजना दी। इसके लिए माननीय बेटियों को एवं बहनों को मुद्रा योजना दी। सैनिक स्कूलों के द्वार खोले। इस अवसर पर सेना में अफसर बने। तीनों सेनाओं में बेटियों को रास्ते खोल दिए। आप आज देखेंगी बड़ी संख्या में अग्निवीर में बेटियां भर्ती हुई हैं, जो एनडीए पुणे में पहले बैच की ट्रेनिंग ले रही हैं। माननीय महोदया, यही नहीं, मैं गांव तक यह सेल्फ हेल्प के ग्रुप के विस्तार की सहायता को दुगना कर दिया। रसोई गैस के उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दे, उनके जीवन में नया और सुलभ बनाने के लिए कदम बढ़ाए। प्रधानमंत्री मातृ योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को भुगतान किया जा चुका है। 5 मिनट। माननीय महोदय, बस बेटियों और बहनों के हर घर जल नल योजना के अंतर्गत कार्य किए गए। माननीय महोदया, बेटियों को अंधेरे में ना रहना पड़े, इसके लिए सौभाग्य योजना चलाई। बेटी बीमार ना पड़े, इसके लिए आयुष्मान कार्ड योजना एक ताकत बनकर उनके सामने आई। मैं कहना चाहूंगी कि आज जिस तरह से भाग्य भारत का बहनों के हाथ आगे बढ़ रहा है,
इसी के लिए मैं अपनी ओर से 2 लाइनें समर्पित करना चाहती हूँ कि सामने है मंजिल तो रास्तों में आगे बढ़ना। अभी वक्त है, जो भी हो मन में वो इच्छा न छोड़ना। कदम कदम पे मिलेगा साथ भाई मोदी का, बस राह चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you. Next, Dr. M. Tambidurai. Time 3 minutes. Thank you very much, Madam. On behalf of ADMK party and former Tamil Nadu Chief Edapadi Palaniswamy, it's a great coincidence I raised to speak and support the bill. When a similar bill reserved 1/3 of seats, I introduced in 1998 as Law Minister under the leadership of Ajbai-ji at that time. But the time it could not be passed. Now, it is the opportunity. I congratulate the Prime Minister of Modi-ji has come forward, and whatever we had dreamt at that time, it is going to be coming to the practical now. Sir, I want to say about Madam, ADMK party played a historical role in empowering of women and reservation for women in governance. Under the leadership of former CM's Tamil Nadu, Purachi Thalaivar MGR and Purachi Thalaivar Amma Jayalalitha ji, we have given a lot of power to the women, so many welfare schemes implemented the scheme. And also we are astonished to see that even though Revenue Party said we have to give more power, 2 chief ministers in Tamil Nadu given by the ADMK party, Madam Jayalalitha ji and Amma Janagi. But other party, if they are claiming as Revenue Party, they cannot give such kind of power. This is the fact I want to tell you because empowerment. And also, Madam, sir, I would like to remind the House that under the leadership of Amma, Tamil Nadu has already enacted a law to reserve 50% of seats for women in Panchayat Raj institutions. Reservation to women had been increased from 1/3 of the total number of seats PRI. Thus, 50% of the seats in the wards of villages, Panchayat unions, and district council reserved for women, Madam. And also, I want to say other things. In 4 elections, 1991, 2001, 2011, 2016, 4 elections, ADMK party under the leadership of Amma, the women, what we are telling you, empowerment women, we have to think that Madam Jayalalitha ji fought the elections and won the thumping majority, and consequently 4 times she was the chief minister of Tamil Nadu, historical thing which happened in Tamil Nadu, which cannot be denied. And also, sir, regarding the welfare schemes, when we are saying about empowerment of women, first of all, giving welfare schemes were important. As our Modi ji has implemented many welfare schemes. Before that, our Amma also schemed a lot of welfare schemes implemented in Tamil Nadu to empower the women and give the protection of women. For example, Madam, for female, whatever baby bachao we are telling now, that is the scheme originally originated by in Tamil Nadu by under Amma, that is implemented as a baby cradle scheme to save the women children. At that time, many people used to kill the women children at that time. She saved a lot of women children. That is a scheme which applauded by throughout the world. They applauded the scheme which giving the protection. And also, police forces. If you take police forces, the role of the women is very important. For that, all women police stations, Tamil Nadu, first established by under Amma, particularly MGR Amma at that time in Tamil Nadu. And also women commandos also in police service also implemented in Tamil Nadu. And also giving for education is very important. For that, first giving free bicycles and laptops and everything for women students, everything done by ADMK party at that time under the leadership of Amma. Same way, Madam, apart from that, I want to say, first of all, when MGR was alive, she made Satyavani Muthu, Srimati Satyavani Muthu,
as the cabinet minister in Charan Singh government at that time. The first Dravidian that is so occupied such kind of position in central cabinet minister. That is the achievement of the ADMK party, how we are given the more power to the man. That is the first thing that cannot be forgotten. That's it. So like that, so I am telling, we have dreamt to implement. And also I am very sorry we have given a short time. At the same time, our party is a 4 members party. Still I got the late. But I have seen that some kind of difference what has happened in the house now. Most of the members spoke to the northern side. Southern states members are less because the empowerment is more given in southern states. That is because of Periyar movement. That is the achievement of that thing. That is what happened. That is why we are well aware of the thing, southern state. But most of the northern state, because the power has not given more. Now Modi ji has come forward to solve this problem and give more power to the women. That is why the bill has introduced and successfully it is coming up. Therefore, he is so aware the seriousness of the situation, but political parties said, why could not they implemented 2014 onwards? I want to ask the opposition UPA government, 2010 they passed, except in the Rajya Sabha. Why they failed to introduce in the Lok Sabha and pass remaining the 4 period, they would have done that. Why they have done, I could not understand. But they are blaming this government, they have not delayed. This is the point.